आज हम डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर होता क्या है, कैसे काम करता है, बना कैसे रहता है, क्या यूज़ है, ये सब देखेंगे। डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर, ठीक है। तो डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं अपन। एक्चुअल में आप सबको पता है कि एम्पलीफायर होता क्या है, ठीक है। तो एम्पलीफायर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। एम्पलीफायर इज नथिंग बट इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रेजेज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी वीक सिग्नल अप टू डिजायर्ड वैल्यू। क्लियर हुआ? तो ऐसा सर्किट होता है जो किसी वीक सिग्नल की एम्पलीट्यूड को डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। तो जो डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज करने का काम करता है, उसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर, ठीक है। तो डार्लिंगटन पेयर जो एम्पलीफायर जो होता है, बेसिकली इस एम्पलीफायर का जो नाम है, एक साइंटिस्ट है सिडनी करके, सिडनी डार्लिंगटन। बेसिकली एक साइंटिस्ट, एक रिसर्चर है जिन्होंने इसके बारे में थ्योरी दिया था, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट के नाम पे ही इस एम्पलीफायर का नाम क्या रख दिया गया है, डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर, ठीक है। तो डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर क्या होता है, बेसिकली एम्पलीफायर का पेयर है बोल सकते हो। मतलब दो एम्पलीफायर सर्किट है, दो एम्पलीफायर सर्किट आपस में कैस्केडिंग आर्डर में क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो इसमें क्या रहता है, डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर सर्किट इज नथिंग बट इट इज अ कैस्केडिंग कनेक्शन ऑफ cascading connection of Darlington pair amplifier is nothing but it is a amplifier circuit which is a combination or which is a cascading connection of two emitter follower amplifier circuit, two emitter follower एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर को हम कैसे प्राप्त करते हैं, बाय कैस्केडिंग कनेक्शन ऑफ टू इमीटर फॉलोवर एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है। तो दो इमीटर फॉलोवर एम्पलीफायर सर्किट होता है, दो इमीटर फॉलोवर एम्पलीफायर सर्किट के कैस्केडिंग कनेक्शन से जो रिजल्टेंट एम्पलीफायर सर्किट बनता है, उस रिजल्टेंट एम्पलीफायर सर्किट को क्या बोलते हैं, डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, जब एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, जब सिंगल स्टेज एम्पलीफायर लार्ज करेंट गेन और हाई करेंट गेन 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 एंड हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड हाई इनपुट इम्पीडेंस, हाई करेंट गेन और हाई इनपुट इम्पीडेंस, जब एक सिंगल एम्पलीफायर सर्किट या फिर ऐसा बोल सकते हैं, जब हमें लार्ज करेंट गेन के साथ साथ अगर हमें लार्ज दैट मीन्स हाई इनपुट इम्पीडेंस की अगर आवश्यकता हो, हमें हाई करेंट गेन के साथ साथ अगर हाई इनपुट इम्पीडेंस की आवश्यकता हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस हाई करेंट गेन और हाई इनपुट इम्पीडेंस की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए टू इमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर सर्किट को कैस्केडिंग ऑर्डर में क्या कर देते हैं, कनेक्ट करते हैं। किस ऑर्डर में कनेक्ट कर देते हैं, कैस्केडिंग ऑर्डर में। किसको, टू, दो ठो इमीटर फॉलोअर, ठीक है। तो दो इमीटर फॉलोअर जो एम्पलीफायर सर्किट होता है, दो इमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर सर्किट को कैस्केडिंग ऑर्डर में क्या कर देते हैं, कैस्केडिंग ऑर्डर में हम कनेक्ट कर देते हैं। तो कैस्केडिंग ऑर्डर में क्या होता है, एक एम्पलीफायर सर्किट का जो आउटपुट है उसको हम अनदर एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। अब इमीटर फॉलोअर अगर बोलेंगे, तो इमीटर फॉलोअर का मतलब हम दूसरे टर्म में अगर बोले तो क्या बोल सकते हैं, इसको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोल सकते हैं इसको, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को ही इमीटर फॉलोअर बोलते हैं। क्यों इसको इमीटर फॉलोअर बोलते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, इमीटर जो होता है वो आउटपुट होता है,
इमीटर जो टर्मिनल है वो किसकी तरह काम करता है, आउटपुट की तरह काम करता है, और आउटपुट जो करंट होता है वो इमीटर करंट होता है। आउटपुट इमीटर जो करंट है, आउटपुट जो इमीटर करंट है वो इनपुट बेस करंट का फॉलो करता है। इनपुट बेस करंट का क्या करता है, इनपुट बेस करंट आईबी का क्या करता है, फॉलो करता है। तो इनपुट बेस करंट आईबी का फॉलो आउटपुट इमीटर करंट करता है। इस कारण इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, इमीटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इमीटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जब एक सिंगल स्टेज जो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है लार्ज गेन करंट गेन प्रोवाइड नहीं कर पाता और हाई इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करने में एबल नहीं होता, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करते हैं, दो इमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर सर्किट को कैस्केडिंग ऑर्डर में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दो एम्पलीफायर सर्किट को किस ऑर्डर में कनेक्ट कर देते हैं, कैस्केडिंग ऑर्डर में कनेक्ट कर देते हैं। तो चलो बना देते हैं इसको, सर्किट से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैं दो एम्पलीफायर डिज़ाइन करूँगा। सपोज दिस इज ट्रांजिस्टर Q1 and amplification factor, current amplification factor of this transistor is suppose बीटा 1। क्लियर हुआ। इसका जो आउटपुट है इमीटर होता है, कॉमन इमीटर फॉलोवर में क्या होगा, आउटपुट है वो इमीटर रहेंगे। यहाँ पर एक और बना देते हैं अपन, ये ऐसा। चलो इसका आउटपुट को हम इसके बेस में जोड़ देते हैं, इसका आउटपुट इसके इनपुट की तरह ट्रीट करें। ये आपका दोनों के कलेक्टर टर्मिनल को टाई अप कर दिए, टाई अप कर दिए करने के बाद कॉमन कलेक्टर बायस सप्लाई VCC से जोड़ देते हैं। इसमें दोनों कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट को प्रॉपर बायसिंग दे देते हैं। सपोज बायसिंग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, ये R1 ये R2 है, बायसिंग रजिस्टर है बोल सकते हो। इसको ग्राउंडेड कर देते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस इमीटर रेजिस्टेंस है समझो, RE इमीटर रजिस्टर का रेजिस्टेंस, ये RE। ठीक है, RE के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा उसको क्या दे देते हैं, सपोज VE इमीटर वोल्टेज। इसमें फ्लो होने वाला करंट भी दे देते हैं। सपोज दिस इज ट्रांजिस्टर Q2 एंड करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ दिस ट्रांजिस्टर इज बीटा 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका ठीक है, यहाँ से हम दे देंगे इनपुट, एक्सटर्नल इनपुट यहाँ से लेंगे। क्लियर हुआ। तो ये हमारा सर्किट है। ठीक, सर्किट देख सकते हैं, ये आप पर दो ट्रांजिस्टर हैं Q1, दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ पर क्या है Q2। फर्स्ट ट्रांजिस्टर Q1 का आउटपुट है वो इमीटर है, जिस सपोज इसके इमीटर को हम क्या दे देते हैं, सपोज इसके करंट को क्या दे देते हैं IE1। फर्स्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के आउटपुट करंट को हम IE1 इमीटर करंट IE1 दे देते हैं। सेकेंड ट्रांजिस्टर Q2 के बेस को हम बेस करंट को क्या दे देते हैं IB2 दे देते हैं। सेकेंड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे फ्लो होने वाला करंट को मैं IC2 दे देता हूँ, कलेक्टर करंट एंड सेकेंड ट्रांजिस्टर। फर्स्ट में फ्लो होने वाले करंट को क्या दे देते हैं IC1 दे देते हैं। यहाँ पे जो फ्लो होने वाला करंट है उसको क्या दे देते हैं IB1 दे। ये IB2 हो गया जो कि सेकेंड ट्रांजिस्टर में इनपुट के फॉर्म में जाएगा, और ये IE1 है जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर पे जो आउटपुट इमीटर करंट जो फ्लो होंगे वही जो करंट है वो सेकेंड ट्रांजिस्टर पे बेस के फॉर्म में फ्लो होगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिस्टर Q1 के इमीटर को हम सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट किए हैं, और दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल को आपस में क्या कर देते हैं, आप टाई अप कर देते हैं। क्लियर हुआ। सपोज इस सेकेंड ट्रांजिस्टर Q2, सेकेंड ट्रांजिस्टर Q2 में फ्लो होने वाला करंट है उसको दे देते हैं IE2 इमीटर करंट एट RE रजिस्टर। ठीक है, सेकेंड ट्रांजिस्टर पे। ठीक है, ये आपका क्या है Vin है, ये Vin है। R1 R2 RE इमीटर रेजिस्टेंस, Q1 Q2 दोनों NPN ट्रांजिस्टर है, दोनों ट्रांजिस्टर इमीटर फॉलोअर मोड में ऑपरेट कर रहे हैं। अब मैंने बताया कि डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर का ज़रूरत क्यों पड़ता है। मैंने बताया कि जब एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, जब एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर लार्ज करेंट गेन और लार्ज इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करने में एबल नहीं होता, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करते हैं, दो इमीटर फॉलोवर एम्पलीफायर को कैस्केडिंग ऑर्डर में
कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसको मैंने Q1 दिया, सेकेंड ट्रांजिस्टर को क्या दे दिया, Q2 दे दिया। फर्स्ट ट्रांजिस्टर के आउटपुट जो है इमीटर, इस आउटपुट इमीटर को सेकेंड ट्रांजिस्टर के इनपुट में बेस के फॉर्म में कनेक्ट किए हैं, और दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को क्या कर दिए, कनेक्ट कर। तो ठीक है, तो ये है फर्स्ट ट्रांजिस्टर का इमीटर जो करंट है वो सेकेंड ट्रांजिस्टर में बेस करंट के फॉर्म में फ्लो होगा, क्योंकि फर्स्ट की इमीटर टर्मिनल को सेकेंड के बेस से क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए। तो फर्स्ट के इमीटर करंट को मैं क्या माना हूँ, IE1 माना हूँ। यही I1 जो है वो सेकेंड ट्रांजिस्टर पे बेस करंट के फॉर्म में फ्लो हो रहा है। फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे फ्लो होने वाला करंट, कलेक्टर करंट IC1, सेकेंड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे फ्लो होने वाला करंट IC2 है। क्लियर हुआ? तो मैं IC1 फर्स्ट, IB1 फर्स्ट ट्रांजिस्टर, Vin क्या है, एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल है, जिसे हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना है, और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल हमें प्राप्त करना है। सपोज RE एक्सटर्नल इमीटर रजिस्टर है, ये इमीटर रजिस्टर है वो लोड रजिस्टर की तरह ट्रीट कर रहा है, और इस लोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होंगे वो डेवलप्ड वोल्टेज ही आउटपुट वोल्टेज कहलाएंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पर दोनों जो ट्रांजिस्टर है वो इमीटर फॉलोअर मोड में काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी आउटपुट है वो इमीटर ही है, इसका भी आउटपुट क्या है, इमीटर है, इसका इनपुट क्या है, बेस IB2, और ये IB2 है वो फर्स्ट ट्रांजिस्टर के आउटपुट करेंट IE1 का क्या हो रहा है, इक्वल हो। तो IE2 के फ्लो होने से इस RE के क्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होगा वो डेवलप्ड वोल्टेज ही क्या कहलाएंगे, इमीटर वोल्टेज कहलाएंगे, जो कि क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के आउटपुट को सेकेंड ट्रांजिस्टर में इनपुट के फॉर्म में। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये है डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर। डार्लिंगटन पेयर डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर। ठीक है, सपोज यहाँ पर R1 और R2 देख सकते हैं। प्लस VCC एक्सटर्नल DC बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज है। हर एक एम्पलीफायर सर्किट को उसकी सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन को अचीव करने के लिए कुछ अमाउंट में एक्सटर्नल DC वोल्टेज की आवश्यकता होती है। वही एक्सटर्नल DC वोल्टेज यहाँ पर किसके फॉर्म में दिया गया है, प्लस VCC के फॉर्म। R1 और R2 की कॉम्बिनेशन है, बेसिकली एक बाइसिंग नेटवर्क है। R1 R2 की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बाइसिंग नेटवर्क है, जो कि एक वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है। और ये जो बाइसिंग है वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की ऑपरेटिंग पॉइंट को प्रॉपर स्टेबल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो जब तक हम इसको प्रॉपरली बायस्ड नहीं करेंगे तब तक ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में नहीं रहेगा, और जब तक ये ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में नहीं रहेंगे तब तक ये इनपुट AC सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को इक्वली एम्पलीफाई नहीं कर सके। तो इक्वल या फिर फेथफुल एम्पलीफिकेशन अगर लेना है तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए आपके एम्पलीफायर को प्रॉपरली क्या होना चाहिए, बायस्ड होना चाहिए। प्रॉपरली बायस्ड करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, बायसिंग नेटवर्क। तो R1 R2 की कॉम्बिनेशन यहाँ पर किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, बायसिंग नेटवर्क की तरह। ठीक है, अब DC ऑपरेशन अगर लेंगे तो Vin की वैल्यू 0 रहेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ये अप्लाइड जो वोल्टेज VCC है, जो कि कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज VCC बोलते हैं, ये कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज है वो इस R1 और R2 रजिस्टर के अक्रॉस डेवलप होगा, जिसमें R2 रजिस्टर के अक्रॉस जो डेवलप्ड वोल्टेज है वो इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को फॉरवर्ड बायस में मेंटेन करने का काम करेगा। तो सपोज अगर मैं V2 जो है, V2 को अगर मैं वोल्टेज मान लूँ, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R2, सपोज मैं V2 मान लूँ, सपोज V2 को हम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R2 मान लेते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R2 V2, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC इनटू क्या होंगे R2, वो जो अप्लाइड एक्सटर्नल DC बायसिंग सप्लाई वोल्टेज है,
ये एक्सटर्नल डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज इस R1 और एक R2 के क्रॉस डिवाइड होगा। सपोज इस R2 के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को मैंने V2 माना, तो ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है, तो ये आपका सोर्स वोल्टेज की तरह ट्रीट करेगा। मुझे यहाँ की वोल्टेज निकालना है, तो दिस वोल्टेज मतलब इन दोनों के बीच का वोल्टेज प्लस VCC है, तो दिस वोल्टेज सोर्स वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच, किसका रेजिस्टेंस, जहाँ पे मुझे वोल्टेज निकालना, इसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो VCC इंटू क्या होंगे, R2 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R1 प्लस क्या होगा ये R2। ठीक है, तो उस रजिस्टर R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप, अगर मुझे VCC पता है, R2 R1 पता है, तो आसानी से उस R2 रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो V2 मिल जाएंगे। तो यहाँ इस R2 के अक्रॉस वोल्टेज को मैं प्लस माइनस क्या मान लिया, सपोज V2। अब इस V2 से लेकर ऐसे अगर मैं यहाँ पर KVL लगाता हूँ, तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस और इमीटर के बीच की वोल्टेज को मैं VBE ले लेता हूँ। सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस और इमीटर के बीच की वोल्टेज को भी मैं VBE ले लेता हूँ। तो ये प्लस से माइनस VBE, ये भी प्लस से माइनस VBE, फर्स्ट के बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज, सेकेंड के भी बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज। और ये बेस टू इमीटर इंटरनल वोल्टेज जो ड्रॉप होता है बेसिकली एक कांस्टेंट पैरामीटर होता है, और ये डिपेंड्स करता है कि ट्रांजिस्टर की मटेरियल पर, आपने जिस भी मटेरियल से ट्रांजिस्टर को डिज़ाइन किया उसी पर डिपेंड करता है। तो अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के केस में VBE का वैल्यू 0.7 होगा, और जर्मेनियम है तो जर्मेनियम के केस में VBE का वैल्यू 0.3 होंगे। तो अगर मैं इस आउटर इस वाले पाथ पे अगर मैं ऐसे ऐसे KVL अगर लगाता हूँ प्लस V2 से लेकर, तो अप्लाई KVL इन गिवन डायरेक्शन, उस दिए गए डायरेक्शन में हम क्या करते हैं KVL, जैसा मैं किया हूँ। तो गिवन डायरेक्शन में KVL लगाएंगे तो प्लस V2 से शुरू करेंगे, फिर कहाँ आ जाएंगे, यहाँ से शुरू करूँगा मैं प्लस V2 से, फिर प्लस से माइनस, माइनस VBE, फिर प्लस से माइनस, माइनस VBE, इस टाइप के करेंगे, फिर यहाँ पर। ठीक है, तो V2 फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस VBE, फिर प्लस से माइनस, माइनस VBE कांस्टेंट है, और ये प्लस से माइनस, माइनस VE, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0। ये यहाँ VE कहाँ का वोल्टेज है, आउटपुट रजिस्टर इमीटर रजिस्टर बोले हैं, जिसको सेकेंड ट्रांजिस्टर Q2 के इमीटर से कनेक्ट किए, और इस इमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसको इमीटर वोल्टेज VE दे रहे हैं, जो कि आउटपुट वोल्टेज होगा। इसमें फ्लो होने वाला करंट आउटपुट करंट IE2 रहे, माइनस VBE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये V2 माइनस VBE का क्या हो जाएगा, 2VBE, माइनस VE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब VE इक्वल टू क्या है, V2 माइनस 2VBE। क्लियर हुआ, ये इमीटर वोल्टेज मिल गया है जो कि आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, अगर मुझे आपको ये करना है, VE का वैल्यू मिल गया, जब V2 पता हो, VBE तो कांस्टेंट है, अगर कौन से मटेरियल से बना है ट्रांजिस्टर ये भी पता हो, तो आसानी से यहाँ पर आउटपुट रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा VE, उसकी वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं। तो VE अगर मुझे ये VE पता है तो आसानी से इस लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो लोड में फ्लो होने वाले करंट को क्या माना, मैं IE2 माना। ठीक है, तो फाइनली आउटपुट करंट थ्रू RE, ठीक है, तो RE इक्वल टू क्या हो जाएगा, IE2 आउटपुट करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें फ्लो होने वाला उसके अक्रॉस वोल्टेज VE डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस RE। तो VE की वैल्यू क्या है, VE की वैल्यू है आपका V2 माइनस 2VBE
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा RE, और ये हो जाएगी RE2। सो दिस विल बी इक्वेशन फॉर आउटपुट करेंट टू दी सर्किट। तो उस कंप्लीट डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर सर्किट में जो आउटपुट करंट जो फ्लो होंगे उसका इक्वेशन, तो ये आउटपुट करंट का इक्वेशन हुआ। ये आपका उस लोड RE के अक्रॉस डेवलप्ड जो वोल्टेज VE उसका एक्सप्रेशन हो गया। इसको 2 नंबर दे देते हैं, तो इसको क्या दे देते हैं 3 नंबर दे देते हैं। मान लिया जाए इंडिविजुअल एम्पलीफायर है, उसकी एम्पलीफिकेशन फैक्टर को, फर्स्ट स्टेज के एम्पलीफिकेशन फैक्टर को मैं β1 माना हूँ, सेकेंड स्टेज की एम्पलीफिकेशन फैक्टर को मैं β2 मानूँ। सपोज इस कंप्लीट डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर की गेन फैक्टर है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अगर बीटा है, सो ओवरऑल करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ दिस डार्लिंगटन एम्पलीफायर विल बी प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ इंडिविजुअल स्टेज। तो दोनों स्टेज के गेन के प्रोडक्ट का क्या होंगे इक्वल। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में दोनों को कैस्केडिंग ऑर्डर में कनेक्ट करने से कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट की ओवरऑल करंट गेन की वैल्यू क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि इस कंप्लीट डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर सर्किट को एक सिंगल आईसी या फिर एक सिंगल ट्रांजिस्टर की तरह उसको डिज़ाइन कर लिया जाता है, फैब्रिकेट कर दिया जाता है। इस 2 स्टेज ट्रांजिस्टर को, इस कंप्लीट ट्रांजिस्टर सर्किट को एक सिंगल बॉडी के अंदर फैब्रिकेट कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। these two transistors are designed inside of a single body, or as a single ट्रांजिस्टर। कहने का मतलब क्या होता है, इस कंप्लीट जो दोनों जो ट्रांजिस्टर है, जिसमें एक फर्स्ट ट्रांजिस्टर की इमीटर को हम सेकेंड ट्रांजिस्टर की बेस से कनेक्ट किए हैं, और दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को आपस में क्या कर दिए हैं, टाई अप कर दिए हैं, ज्वाइन कर दिए, सॉर्टेड कर दिए। तो एक्चुअल में डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर कैसे बन रहा है, बाय कनेक्टिंग द इमीटर टर्मिनल ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर सर्किट टू बेस टर्मिनल ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर एंड सॉर्टिंग द कलेक्टर टर्मिनल्स ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर। क्लियर हुआ। तो दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल को सॉर्टेड करके और फर्स्ट ट्रांजिस्टर के इमीटर को सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट करके क्या किया जाता है, इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो होता क्या है एक्चुअल में, प्रैक्टिस अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस कंप्लीट दोनों जो ट्रांजिस्टर है उसको एक सिंगल ट्रांजिस्टर के फॉर्म में एक ही बॉडी के अंदर उसको क्या कर लिया जाता है, फैब्रिकेट किया जाता है, सिंगल ट्रांजिस्टर के फॉर्म में उसको डिज़ाइन किया जाता है। उस सिंगल ट्रांजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इस कंप्लीट ट्रांजिस्टर को हम एक सिंगल बॉडी के अंदर फैब्रिकेट कर देते हैं, जिसमें फर्स्ट ट्रांजिस्टर की इमीटर को सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस से और दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल को क्या किया जाता है, सॉर्टेड किया जाता है। क्लियर हुआ। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, इन दोनों ट्रांजिस्टर को एक सिंगल ट्रांजिस्टर के फॉर्म में एक ही बॉडी के अंदर फैब्रिकेट करते हैं, और उस सिंगल ट्रांजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। देखो मैं बताऊँ, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर जिसमें क्या होता है, ऐसा रहेगा, ये आपका फर्स्ट ट्रांजिस्टर हो गया, उसकी इमीटर को सेकेंड ट्रांजिस्टर की बेस के साथ। ठीक है, तो ये मैंने इसकी दोनों के कलेक्टर को शॉर्ट कर दिया, फर्स्ट ट्रांजिस्टर की इमीटर को सेकेंड ट्रांजिस्टर की बेस से, और सेकेंड ट्रांजिस्टर की इमीटर से हम क्या लेते हैं, आउटर इमीटर टर्मिनल निकाल देते हैं, फर्स्ट ट्रांजिस्टर की बेस से हम बेस्ट टर्मिनल निकाल देते हैं, और दोनों के शॉर्टेड कलेक्टर टर्मिनल से एक कलेक्टर टर्मिनल है वो निकाल देते। तो इस कंप्लीट जो सर्किट है, इस ट्रांजिस्टर है, उसको क्या बोलते हैं, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। होता क्या है
कि इस कंप्लीट ये वाले पोर्शन जो सर्कल के अंदर अगर घेरा हूँ, उस कंप्लीट जो दो ट्रांजिस्टर है, दोनों ट्रांजिस्टर को एक ही ट्रांजिस्टर के फॉर्म में एक ही बॉडी के अंदर फैब्रिकेट करते हैं, जिसे हम डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। जिसमें फर्स्ट ट्रांजिस्टर की इमीटर टर्मिनल को सेकेंड ट्रांजिस्टर की बेस से और सेकेंड ट्रांजिस्टर की इमीटर को हम एक कंप्लीट इस डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर की इमीटर की तरह निकाल लेते हैं, और फर्स्ट ट्रांजिस्टर की बेस को कंप्लीट डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर की बेस की तरह, और अगला जो है उसको दोनों के शॉर्टेड कलेक्टर टर्मिनल से हम कॉमन कलेक्टर टर्मिनल की तरह हम निकाल देते हैं। तो आउटर बॉडी के बाहर से इसको देखने से कंप्लीट जो सर्किट जो है हमें एक सिंगल ट्रांजिस्टर की तरह दिखाई देता है, जिसमें एक टर्मिनल है वो बेस, दूसरा टर्मिनल इमीटर और तीसरा जो है वो किसकी तरह, कलेक्टर की तरह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, इस सिंबल को, इस कंप्लीट सर्किट को हम क्या बोलेंगे, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर बोलेंगे। और प्रैक्टिकली डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर को एक सिंगल बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं, फैब्रिकेट कर देते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल को सेकेंड ट्रांजिस्टर की बेस से और दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल को क्या करते हैं, शॉर्टेड। दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल के शॉर्टेड पॉइंट से एक कॉमन कलेक्टर टर्मिनल निकालते हैं। फर्स्ट ट्रांजिस्टर की बेस से हम एक बेस टर्मिनल निकाल लेते हैं, और जो सेकेंड ट्रांजिस्टर की इमीटर से हम एक इमीटर टर्मिनल की तरह हम निकाल लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। कंप्लीट इस दोनों स्टेज सर्किट को देखने, दोनों ट्रांजिस्टर को अगर आउटर बॉडी के बाहर से अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्व करने से सिंगल 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर की तरह ट्रीट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो जहाँ पर भी आपको लार्ज करेंगे और लार्ज इनपुट इम्पीडेंस की रिक्वायरमेंट हो, उन दोनों रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए दो इमीटर फॉलोवर ट्रांजिस्टर को कैस्केडिंग सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें फर्स्ट ट्रांजिस्टर की इमीटर को सेकेंड ट्रांजिस्टर की बेस से और दोनों ट्रांजिस्टर की कॉमन कलेक्टर टर्मिनल को क्या कर देते हैं, अपन शॉर्टेड कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो होता क्या है, जिससे हमें हाई इनपुट इम्पीडेंस और साथ साथ लार्ज गेन की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें प्राप्त हो। तो इसकी अगर करेक्टरिस्टिक्स अगर की बात करें, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, तो लार्ज करेंट गेन इस ऑब्टेन, ऐसा भी बोल सकते हैं, लार्ज करेंट गेन मिलता है ऐसा करके। दूसरा क्या बोल सकते हैं, हाई इनपुट इम्पीडेंस इज अचीव्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं, दूसरा भी। क्लियर हुआ? तो ये था डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर। जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो इस पॉइंट को मेंशन करना ही जरूरी है कि हाई इनपुट इम्पीडेंस और लार्ज करेंट गेन की रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए दो इमीटर फॉलोअर ट्रांजिस्टर सर्किट को कैस्केडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो दो इमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर सर्किट को कैस्केडिंग ऑर्डर में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर। आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो, बेसिकली डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर है वो, इसके रिसर्चर, इन्वेंटर, साइंटिस्ट के नाम पर सिडनी डार्लिंगटन के नाम पर रखा गया है। बेसिकली ये पेयर बोलने का मतलब क्या होता है, एक सिंगल एम्पलीफायर सर्किट नहीं होता, ये 2 स्टेज एम्पलीफायर है बोल सकते हैं। देखा जाए तो 2 स्टेज एम्पलीफायर सर्किट है बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट एम्पलीफायर का आउटपुट है, उसको सेकेंड एम्पलीफायर में हम इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करें। तो कैस्केडिंग कनेक्शन ऑफ 2 इमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर सर्किट बोल सकते हैं। क्यों यूज़ होता है, हाई करेंट गेन और हाई इनपुट इम्पीडेंस की प्रॉब्लम को रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए। इमीटर फॉलोअर क्या होता है बोला, तो इमीटर फॉलोअर बेसिकली क्या होता है, कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन होता है, जिसमें इमीटर जो टर्मिनल होता है आउटपुट होता है, आउटपुट इमीटर जो करंट जो होता है वो इनपुट बेस करंट का क्या करता है, फॉलो करता है। तो आउटपुट इमीटर करंट इनपुट बेस करंट का फॉलो करता है, इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, इमीटर फॉलोअर कन्फिग्रेशन। अब सर्किट कैसे बनता है बोलेंगे, तो ऐसा बना सकते हैं जिसमें फर्स्ट ट्रांजिस्टर Q1 है जो कि NPN ट्रांजिस्टर है, सेकेंड ट्रांजिस्टर Q2 जो कि NPN ट्रांजिस्टर। फर्स्ट ट्रांजिस्टर की इमीटर को सेकेंड ट्रांजिस्टर की बेस से और दोनों ट्रांजिस्टर की कलेक्टर टर्मिनल को क्या कर दिया है, शॉर्टेड। दोनों के कलेक्टर शॉर्टेड पॉइंट से हम एक्सटर्नल DC सप्लाई वोल्टेज यूज़ किए हैं प्लस VCC, जिसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर बायस सप्लाई वोल्टेज।
हर एक एम्पलीफायर सर्किट को उससे प्रॉपर फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए कुछ अमाउंट में एक्सटर्नल डीसी की आवश्यकता होती है। उसी एक्सटर्नल डीसी के रूप में हम एक्सटर्नल डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज प्लस वीसीसी का हम यूज़ किए। क्लियर हुआ? तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डाउट होने पर कॉल ज़रूर करें। थैंक यू।